Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, as you all know, we were discussing format of balance sheet, and in that part, we have discussed one part of balance sheet, that is equity and liabilities. In our last two lectures, we have discussed first part, that is equity and liabilities. Today, we are going to discuss the second part of balance sheet, that is assets. सो स्टूडेंट्स, आपने +1 क्लास में एसेट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। आपने पढ़ा था कि एसेट्स जो हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, है ना। एक होती है नॉन करंट एसेट्स और एक होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है? जिसको पे आउट करने के लिए आपके पास 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम होता है। और करंट एसेट्स कौन सी होती हैं आपके पास? जिसको पे आउट करने के लिए आपके पास लेस देन 12 मंथ्स होते हैं, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं इनको भी फर्दर 4 पार्ट्स में 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं। 4 भी इंस्टेड हम 5 कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन सी होगा? फर्स्ट टाइप है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर। फिक्स्ड एसेट्स के बाद आती हैं हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डेफर्ड टैक्स्ड एसेट्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद हमारे पास आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। मैं रिपीट करती हूँ कि जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको हमने 5 कैटेगरीज में बांट दिया। कौन कौन सी हुई? एक तो होगी फिक्स्ड एसेट, एक होगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए की है उसको कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद बात आती है डेफर्ड टैक्स एसेट्स। डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होंगी बच्चे? जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होगी अकाउंटिंग इनकम से, उसको आप क्या कह दोगे? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये कौन सा हुआ? आप कहोगे कि मैम लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो हमने नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लिखे थे, तो यहाँ क्यों आएंगे? बच्चे, ये वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है जो कंपनी ने किसी को दे रखे हैं। कंपनी ने किसी को लोन्स, किसी को एडवांस दे रखा है, वो भी 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए। उसको आप किसके अंदर लिखोगे बच्चे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखोगे। उसके बाद जो भी बच गया, इन चारों कैटेगरीज के अलावा जो भी बच गया वो सारे के सारे किस में आएंगी? अदर नॉन करंट एसेट्स में। क्लियर। अब ये तो तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होती है और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं। बात आती है फिक्स्ड एसेट्स की कि ये फिक्स्ड एसेट्स क्या हैं। मैम आपने ये तो एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिक्स्ड एसेट हैं जो बच्चे, ये फर्दर कुछ टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्दर कुछ टाइप्स की होती है। कौन कौन सी टाइप्स हुई? एक तो हुई टेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो, उसको कहेंगे टेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मशीन, जैसे कि फर्नीचर, जैसे कि कोई बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होंगी? कि कंपनी के अंदर वो एसेट तो है, कंपनी को उस चीज़ का बेनिफिट तो हो रहा है, लेकिन वो चीज़ को ना हम टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं, वो हमारी क्या हुई? इंटेंजिबल एसेट हुई। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, फॉर एग्जाम्पल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इन चीज़ों का बच्चे कंपनी को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन हमें कहीं भी ना तो ये दिखते हैं और ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। और क्या हो सकता है मैम फिक्स्ड एसेट्स के अंदर? और हो सकता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये क्या टर्म आई? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि वो कैपिटल आपकी कोई, मान लो बिल्डिंग, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लो हम कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, वो बिल्डिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी वो बन के तैयार नहीं हुई, अभी वो बन रही है, तो वो हमारी तैयार तो नहीं हुई है अभी तक। तो ऐसी इन प्रोग्रेस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अच्छा, अब ये इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कंपनी अपना कोई सॉफ्टवेयर तैयार करवा रही है और उस सॉफ्टवेयर के तैयार होने के बाद कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है,
ठीक है। तो वो जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है वो कंपनी की इंटेंजिबल एसेट हुई, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुआ, वो अंडर डेवलपमेंट है, इसलिए उसको हमने अलग से एक कैटेगराइज कर दिया। इसमें भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है इसके लिए हमने इसके अलग से कैटेगरी बना दी। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। वही टेंजिबल एसेट्स अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ आ जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स वर्क इन प्रोग्रेस है तो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। सो एक बार फिर से इसको देखते हैं, हमने क्या पढ़ा नॉन करंट एसेट्स के अंदर कि एसेट्स जो हैं दो टाइप्स की होती हैं, एक तो होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है आपकी करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आपने 5 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद आपने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं इनको भी फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन सी हैं? टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर। उसके बाद बात आती है नॉन करंट एसेट्स, तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। बात आती है करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स में बच्चे सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा जो आपने 12 महीने से कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने के अंदर अंदर आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको क्या कहेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ बच्चे? स्टॉक। क्लियर। तो इन्वेंट्री का मतलब हुआ स्टॉक, कि आपकी कंपनी के अंदर आपकी गुड्स, आपका स्टॉक जितना भी पड़ा है उसको आप किसके अंदर लिखोगे? इन्वेंट्री के अंदर लिखोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। आपने अपने डेटर से जो भी पैसा लेना है, आपने अपने बिल्स रिसीवेबल से जो भी पैसा लेना है, वो दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाएंगे। क्लियर। अब ये भी आपने पैसा लेना है और जनरली ये पैसा आपको 12 महीने के अंदर अंदर लेने की कोशिश करते हो आप, तो ये किसके अंदर आएगा? आपकी करंट एसेट्स के अंदर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स तो बहुत क्लियर है कि कैश है वो आपका करंट एसेट्स है ऑब्वियसली। नेक्स्ट है हमारे पास कैश इक्विवेलेंट्स, जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई हैं, है ना, तो ये हमारी क्या है? हम इनको हमेशा चाहते हैं कि 12 महीने से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए ये क्या है? हमारी करंट एसेट्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या हुए? यहाँ पर जो हमने लिखे थे वो थे लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, यहाँ हमने जो लिखे वो हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहली बात सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों के दोनों कंपनी ने दे रखे हैं किसी को, तो ये कंपनी के लिए एसेट है। सेकंड चीज़, जब आपने 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए दे रखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और जब आपने 12 महीने से कम टाइम के लिए किसी को पैसा दिया हुआ है वो क्या हुआ? आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर। लास्ट में इन सब में से निकाल देने के बाद अगर फिर भी जो एसेट्स बच गई हैं वो आपकी किसके अंदर आएंगे बच्चे? अदर करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है? इनका टोटल करना है। अब बच्चे हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टॉपिक पढ़ा, इसका आपने क्या करना है? सारी चीज़ों का टोटल कर लेना है, ये टोटल, और उसके बाद एसेट्स को देखना है, सारी एसेट्स नोट डाउन करनी है, उनका टोटल कर देना है, और आपकी जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी किसके इक्वल आनी चाहिए? टोटल एसेट्स के अंदर आनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों इक्वल आ रही हैं इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट टैली कर गई है, नहीं आई है तो आपको दोबारा से अपने क्वेश्चन को रीचेक करना है। क्लियर। उसके बाद अभी एक और चीज़ रह रही है इसके फॉर्मेट के अंदर कि आप कैसे बनाना, कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे पर्टिकुलर्स, देन आप लिखोगे नोट नंबर। बच्चे जो वर्किंग नोट्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बैलेंस शीट के नीचे जो चीज़ें बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखी जा सकती उनको कंपनी क्या करते हैं? नोट बना के लिख देती है। तो ये नोट नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाना नहीं भूलना। उसके बाद बात आती है कि फिगर्स एज ऑफ द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। क्लियर।
सो यहाँ पर जो आपने लिखना है वो आपने करंट ईयर की फिगर्स लिखनी है, और ये जो कॉलम बना हुआ है यहाँ पर आपने प्रीवियस ईयर की फिगर्स लिखनी है। मैम अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक साल की दे रखे हो तो दूसरे साल की खाली छोड़ देना, लेकिन अगर दोनों साल की दे रखी है कि तो दो बैलेंस शीट बनेगी, पिछले साल वाली भी लिखते जाओगे, इस साल वाली भी लिखते जाओगे। क्लियर। एक चीज़ और कि जब भी बैलेंस शीट बनती है तो वो कैसे बनती है, सबसे पहले तो आप लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी, जो भी यहाँ पर लिखोगे नेम ऑफ द कंपनी, फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया XYZ लिमिटेड। ओके, उसके बाद लिखोगे बैलेंस शीट एज एट, आज से बहुत साल पहले जब तक कंपनीज एक्ट पिछला चल रहा था 1956 चल रहा था, बैलेंस शीट को एज ऑन लिख के बनाया जाता था, लेकिन जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया है बैलेंस शीट एज एट लिखा जाता है, तो आपने एज एट 31 मार्च 2019 इस तरीके से लिखना है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपनी अपने रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।